जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसमें नागरिकता है। ठीक है। तो नागरिकता इसमें थोड़ा सा हम लोग को जो एम लक्ष्मीकांत है उसमें बहुत अच्छे से परफेक्ट नहीं है, इसलिए लेकिन बहुत ज़्यादा इजी करके मैं आपको बताऊंगा, एकदम सरल लगेगा और बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझेंगे। क्योंकि अदर बाकी और भी बुक से मैं इसको कंटेंट बनाया हूँ तो आपको काफ़ी अच्छा इसमें नोट्स आपका बन जाएगा। ठीक है। तो आप अच्छे से समझिए एक एक चीज़ को। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, वीडियो लंबा हो जाता है ना तो इसलिए थोड़ा मैं ध्यान रख रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको ये देखेंगे कि जो हमारा अ, जो नागरिकता है, ठीक है, हमारे संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता का प्रावधान है वो भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक अ, वर्णित है। ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक आप देखेंगे तो आपको नागरिकता के बारे में चर्चा मिलेगी। ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक एक अनुच्छेद के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। ये सबसे पहले एकदम सरल तरीके से हम लोग समझेंगे, सीधा सीधा समझेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आता है नागरिकता के अंतर्गत अनुच्छेद 5। ठीक है। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, बस आपको सीधा तरीके से ध्यान रखना है, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, बस आप इतने को अच्छे से तैयार रखो। ठीक है। तो अनुच्छेद 5 में क्या बात कहा गया, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद जो 5 है उसमें जन्म के आधार पर व्यक्ति को कैसे नागरिकता मिलेगी, ठीक है, इसके बारे में चर्चा किया गया है। आपको बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। देखिए और नॉर्मली आपको ये याद रखेंगे कि 26 जनवरी 1950 से पहले, है ना, पहले भारत में जो भी रह रहा व्यक्ति है उसका उस समय जन्म हुआ है, इसमें ये था, तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। उसके बाद से इसमें ये भी है कि जन्म के समय आप उसके वंशज को लेकर के ही चलेंगे ना, तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये भी हमारे भारत के हैं, क्योंकि इनके पिता इनके दादाजी सब भारतीय थे। तो इस तरीके से जन्म के समय या तो पिता या माता जो है वो भारत की नागरिक होनी चाहिए। अनुच्छेद 5 में सबसे मेन टॉपिक बस आप इतना याद रखना कि जन्म के आधार पर नागरिकता, इसके बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 5 में, बस इतना ही ध्यान रखना आप। उसके बाद से अनुच्छेद 6 में देखिए जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, ये जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हम लोग अनुच्छेद वाइज पढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 6 में क्या है, 7 में क्या है, 8 में क्या है, 9 में क्या है, एक सीक्वेंस में हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो इसमें देखिए जो जब हम लोग जब आज़ाद हो रहे थे उस समय 1947 में क्या हो रहा था कि भारत पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम था। उस समय सबसे ज़्यादा विवादित जो विवादित मामला था वो था हमारा भारत पाकिस्तान का जो विभाजन था वो। तो उसको ध्यान में रख कर के ये जो अनुच्छेद है ना इसमें जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो उसी से रिलेटेड है, जो कि अभी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोगों को ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद में ये दिया गया है कि जो पाकिस्तान से जो भारत आए हुए लोग हैं उनको नागरिकता कैसे मिलेगा, इसके बारे में बात किया गया है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आए लोग, यानी कि 1948 से यदि पहले वो लोग आ गए हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है। अब उस समय क्या स्थिति था कि अब दोनों में पूरा विवाद है। ऐसा भी हो सकता है कि जब पाकिस्तान हमारे इंडिया और इसमें बंटवारा हो रहा था तो कई लोग हो सकता है कि एकदम उन दोनों के मिड पॉइंट में हो, है ना, यानी कि सीमा क्षेत्र में हो। कई लोग नहीं चाहते हैं फिर भी क्या पाकिस्तान में चले गए, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो लोग को लगा कि नहीं हमारे को पाकिस्तान ही चले जाना चाहिए, लोग पाकिस्तान चले गए। लेकिन उन लोगों को बाद में कुछ समय बाद उन लोग को रियलाइज़ हुआ कि नहीं हमारे को इंडिया ही चले जाना चाहिए, इंडिया ज़्यादा सही रहेगा। तो वो लोग क्या करेंगे, अब पाकिस्तान से भारत में आएंगे। तो वो लोग तो चले गए हैं, अब वो लोग आएंगे तो उनके लिए कुछ तो होना चाहिए ऐसा। तो वो प्रावधान दिया गया है कि 1948 से यदि पहले आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आप आ जाओ। लेकिन अगर 1948 के यदि बाद आए हो तो उनके लिए क्या होगा, उस समय वो एक तरीके से रजिस्ट्रेशन परमिट लगेगा। अगर 1948 के बाद आते हैं तो उनको उस समय आने के बाद एक परमिट भरना पड़ता था, उसके बाद से 6 माह के बाद उन लोग
हमारे देश की उनको नागरिकता मिल जाती थी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 6 में आप याद रखेंगे कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को किस प्रकार से नागरिकता देना है, ये अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 7 में देखिए, सेम इसी के जस्ट उल्टा है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अब जैसे कि क्या हुआ कि भारत से पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन वो लोग वापस वापस जब आ रहे हैं तो उनके लिए क्या नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि वो लोग 1 मार्च 1947 के बाद जो भी पाकिस्तान गया फिर वो लोग वापस आते हैं, तो उन लोगों का भी वही होगा, वो लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और 6 माह के बाद उनको नागरिकता मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 7 में बताया गया है। उसके बाद से देखिए, अनुच्छेद 8 में क्या बोला गया है कि जैसे कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि बाहर में रह रहा है, ठीक है, तो उसको उसके लिए हम लोग नागरिकता का क्या निर्धारण करेंगे। ठीक है, जैसे कि अब कोई बहुत सारे लोग हैं और उस समय ये भी था कि हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी भी अलग अलग देश जा कर के वहाँ से वो लोग आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते थे। तो वो लोग जैसे बाहर में रह रहे हैं तो उनके जो बच्चे हुए उनको अब उनके बारे में भी तो सोचना है कि उनको नागरिकता कैसे मिलेगा। तो उनको अनुच्छेद 8 के अंतर्गत आप याद रखना कि भारत का कोई भी व्यक्ति बाहर है, कोई भी अलग देश में है, तो उनके जो बच्चे होंगे, यदि उनके माता पिता इंडियन हैं तो उनके बच्चों को भी नागरिकता मिल जाएगी। बस अनुच्छेद में आपको इतना याद रखना है। ठीक है, अब अनुच्छेद 9 में आपको सबसे ज़्यादा मेन आपको याद रखना है कि नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 9 में। कई बार अनुच्छेद से जब क्वेश्चन आता है तो आप देखोगे कि नागरिकता समाप्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो ये याद रखिए क्योंकि ये अभी के लिए भी वैलिड है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 9 में आपको याद रखना है कि नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 10 में अनुच्छेद 10 में नागरिकता को सुरक्षा दिया गया। यहाँ से ये जो नौ, पहला, नौवा, 10वां, 11वां, ये आपको अच्छे से याद रखना है इन अनुच्छेद को। ठीक है, तो 10वां में क्या हुआ है, नागरिकता की सुरक्षा के बारे में बात किया गया है अनुच्छेद 10 में। ये क्यों ज़रूरत है, ये अब जैसे कि अब जो भी मान के चलो कि जो ताकतवर रहेगा वो क्या करेगा, उसके पास तो पावर है। ठीक है, वो जिसको चाहेगा उसको क्या करेगा, ये हमारे देश का नागरिक नहीं है, उसको नागरिकता से खारिज कर देगा। तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हम जितने भी जनता हैं उनको नागरिक हैं इसकी सुरक्षा भी तो मिलनी चाहिए कि हाँ हमारे देश, हम अपने देश की नागरिक हैं, हमको एक सुरक्षा मिला हुआ है संविधान के द्वारा। तो वो जो सुरक्षा है वो हमारा अनुच्छेद 10 के अंतर्गत आता है। हमारा मतलब पूरे देश की नागरिकों की जो नागरिकता है उसकी सुरक्षा कौन करता है, अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में एक प्रावधान दिया गया है कि उसमें मतलब क्या क्या ऐसा पॉइंट है जिसमें उनको सुरक्षा मिलेगी या फिर कौन सी ऐसी गलती है जिसको करने के बाद ही उनको नागरिकता से खारिज किया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 11 में है, अनुच्छेद 11 में आपको ध्यान रखना है कि संविधान संसद को शक्ति देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 11 में संसद को शक्ति मिला है नागरिकता के लिए कानून बनाने का। ठीक है, और अनुच्छेद 10 में सुरक्षा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो संसद के अंदर जो गृह मंत्रालय है ना, वो सबसे मुख्य इसमें मंत्रालय है जो कि नागरिकता के विषय में सारी चीज़ें करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, एक एक चीज़ हम लोग सरल से समझ गए अच्छे से। देख लीजिए अनुच्छेद 1 में क्या है, जन्म के आधार पे, सॉरी अनुच्छेद 5 में जन्म के आधार पे, अनुच्छेद 6 में क्या है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता और भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, इसमें ये है। और उसके बाद से अनुच्छेद 8 में क्या है, जो भी विदेशों में रह रहे हैं उनके बच्चे, उनको कैसे नागरिकता मिलेगी, अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति, और अनुच्छेद 10 में
नागरिकता की सुरक्षा और अनुच्छेद 11 में संसद को शक्ति नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का। ये आपको एक बार और रिवाइज हो गया। अब देखते हैं हम लोग ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नागरिकता अधिनियम 1955। क्योंकि इसी में मेन जो जो एक नागरिकता से संबंधित जो कानून है ना, वो इसमें परफेक्टली बना हुआ है। तो देखिए इसमें जो नागरिकता है ना, वो 5 प्रकार से हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहला एक जन्म के आधार पर नागरिकता। ठीक, तो जन्म के आधार पर हम लोगों को कैसे नागरिकता मिलेगी? देखो इसमें यहाँ पे क्या हुआ था, जब शुरुआत में नागरिकता अधिनियम 1955 जब बना था, तो उस समय क्या हुआ कि जन्म के आधार पे नागरिकता मिलेगा, ये इस अधिनियम में बोल दिया गया। उसका मिस यूज होने लग गया। ठीक है, क्योंकि इसमें और भी कुछ नहीं बताया गया, बस इतना है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत में जन्म ले रहा है तो वो क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इससे आप खुद सोच सकते हो कि इलीगल एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी इसमें। कई लोग ऐसा करेंगे कि उनको अगर नागरिकता पाना है तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग हमारे इंडिया में आकर के, मान के चलो कोई भी विदेश में या फिर कोई ऐसा है जो बाहर का देश है, वो क्या कर लिया, हमारे भारत में आकर के किसी से भी शादी कर लिया। यहाँ पे ये भी है ना कि जो माता या पिता जो भी उसके नागरिक इस टाइप से इसमें जन्म हुआ यहाँ पे, मतलब उसको क्या हो गया, वो भारत का नागरिक हो गया। तो इस तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती थी, है ना। तो ये जब सरकार को समझ में आया तो फिर यहाँ पे याद रखना कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 लाया गया, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया और फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 आया, जिसमें ये बोला गया कि जन्म के आधार पे माता या पिता भारत के नागरिक होना चाहिए। तब जा कर के जो भी इसमें जिसका भी जो भी जन्म होगा, वो वो अब क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता या पिता भारत के नागरिक हों। ठीक है, अब इसमें एक और था कि जो नागरिकता मिलेगी उसमें ये तो हो गया, फिर भी इसमें इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी उसके बाद भी, तो फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया। समझ रहे हैं कि मतलब अब जैसे कि कोई भी भारत में, अब देख रहे हो इतना सारा आतंकवादी हमला और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो प्रॉब्लम है वो हो रही हैं, तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके बाद भी कुछ ना कुछ इलीगल हो रहा था, तो फिर से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया। उसमें ये बताया गया कि जन्म के समय माता और पिता का नागरिकता तो ठीक है, लेकिन वो वैलिड भी होना चाहिए। क्योंकि कई लोग क्या होता था, नागरिकता लेकर के रहने आ जाते थे, लेकिन उसमें वैलिड नहीं है या किसी तरीके से उसमें त्रुटि है, प्रॉब्लम है, फिर भी वो लोग रह रहे हैं और उस तरीके से वो लोगों को नागरिकता मिल जाता था। तो उसको भी संशोधन किया गया और फिर अब बोला गया कि वैलिड होना चाहिए, माता पिता जो भी बच्चे का जन्म हुआ है उसके माता पिता नागरिक हैं, ये वैलिड होना चाहिए, यानी कि परफेक्ट होना चाहिए उनकी नागरिकता। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि नागरिकता अधिनियम 1955 में जन्म के आधार पर नागरिकता, ये नागरिकता कैसे मिलेगा। ठीक है, इसमें याद रखना नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में बस आप इतना याद रखना कि जन्म के समय माता और पिता भारत के नागरिक होना चाहिए। उसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, इसमें आप याद रखना कि जो नागरिकता है वो माता पिता का जो नागरिकता है वो वैलिड होना चाहिए। बस इतना ही बात 2003 में किया गया है, इतना ही आप ध्यान रखना। देखिए अब एक तो हम लोग पढ़ लिए, अब दूसरा देखते हैं कि वंश के आधार पर नागरिकता। ठीक है, तो वंश वंश के आधार पर अब नागरिकता कैसे मिलेगा, एक नागरिकता तो मिल गया हमारे को, ठीक है, जो जन्म के आधार पे, अब वंश के आधार पे नागरिकता कैसे मिलेगा। तो वंश के आधार पे नागरिकता का मतलब वही था कि जो भी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, तो अगर उसके माता पिता वो कहीं भी रहे, विदेश में भी अगर रह रहे हैं, तो वो क्या हुआ कि उसका जन्म हुआ, तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे कि ये भारत का नागरिक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि उसका जो, जैसे उसके पिता हैं फिर उसके दादाजी हैं, ये जो वंश है उनका, वो कहाँ से है, तो अगर वो भारत से है तो उसको नागरिकता मिल जाता था।
फिर इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ कि मेन जो प्रॉब्लम ये था कि नागरिकता अधिनियम 1955 जो बना था वंश के आधार पर नागरिकता, उसी के अंदर ये बात कहा गया था कि जो वंश का निर्धारण होगा वो केवल पिता के आधार पे होगा। यानी कि किसी भी बच्चे का जन्म हुआ तो उसके पिता मतलब एक तरीके से यहाँ पे केवल पुरुष को मेन आधार बनाया गया यहाँ पे। तो उसी के आधार पर ही उसके पूर्वज की गणना होगी, ठीक है। लेकिन इसमें अब ये प्रॉब्लम हुआ कि अब मान के चलो कोई महिला है। अब महिला का बच्चा हुआ जो कि उसका जो हस्बैंड है वो भी क्या है, विदेश का है। अब उससे शादी हो गया, महिला तो इंडिया की है। महिला के जो जो बच्चा हुआ वो, अब उसको नागरिकता कैसे मिलेगा हमारे देश का, क्योंकि उसके उसका जो फादर है वो तो विदेशी है। तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगा। तो उसकी नागरिकता लेने के लिए फिर यहाँ पे एक संशोधन किया गया कि ये याद रखना कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, इसमें यही बात कहा गया है कि जो जो वंशज का जो गणना होगा वो अब माता के नाम पे भी होगा, यानी कि माता पिता अब दोनों के नाम पे वंश का आधार जो है ना मतलब वंश का आधार बनाया जाएगा, माता का भी वंश से लेकर के। ठीक है, केवल पिता के आधार पे नहीं होगा, अब माता के आधार पे भी होगा। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में आप बस इतना ही याद रखना कि माता के आधार पर भी वंश का अब गणना शुरू हुआ। ठीक है, ये भी समझ में आ गया कि वंश के आधार पर नागरिकता अब कैसे मिलता है। पंजीकरण के द्वारा नागरिकता। पंजीकरण में क्या होता है कि जब भी आप कोई भी बाहर से आया हमारे देश में, ठीक है, तो वो जब पंजीकरण कराएगा उससे पहले उसको 7 साल हमारे देश में मतलब रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ पे रहना पड़ेगा, तब जा कर के उसको नागरिकता मिलेगा। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण के द्वारा उसको नागरिकता मिल गया। तो ये तीसरा नागरिकता मिल गया, पहला जन्म, दूसरा वंश और तीसरा पंजीकरण के द्वारा और चौथा देशीकरण द्वारा। देशीकरण का क्या मतलब है इसको देखिएगा कि जैसे कोई भी ऐसा विदेश या कहीं से भी हमारे भारत को छोड़ करके कहीं से भी लोग हमारे भारत में आए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में आए, ठीक है। वो लोग यहाँ पे बहुत समय से, यानी मान के चलो कि वो 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अब 10 साल से रहने के बाद से उनके अंदर एक एक तरीके से ना, वो जैसे हम लोग भारत के जो लोग हैं हमारे में जो प्रकृति है ना, उस आदमी में भी आने लग गया। जो विदेशी व्यक्ति है उसके अंदर भी एक व्यवहार आने लग गया इंडिया से रिलेटेड, यानी कि हम इंडिया के रूप में ढलने लग गया। यानी कि अब उसको क्या हो गया, हमारी देश की संस्कृति उसके अंतर्गत आने लग गई। कोई भी ऐसा संस्कृति उसको अच्छे से आता है या विज्ञान में वो बहुत अच्छा हो गया, हमारे देश को कुल मिलाकर के बहुत अच्छे से जानने लग गया, तो वो फिर क्या हो जाता है, उसको भी हम लोग अपने देश की नागरिकता दे देते हैं। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि हम लोग पढ़े थे अनुसूचियाँ पढ़े थे, जिसमें 8वां अनुसूची में आप देखोगे तो भाषा है। उस भाषा के अंतर्गत कोई एक भाषा भी उसको आने लग गया। समझ रहे हो, मतलब देशीकरण पूरा वो क्या हो गया, हमारे भारत देश में घुल मिल गया है। उसको भाषा भी बहुत अच्छे से आने लग गया है। अगर वो इतना उसके अंदर आ गया है तो हम लोग उसको इसको हम लोग देशीकरण के द्वारा भी नागरिकता उसको दे देते हैं। तो ये हो गया देशीकरण के द्वारा नागरिकता। अब आता है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता। इसमें क्या है कि अभी जो हमारे भारत का जो नक्शा है, ठीक है, अब मान के चलो हमारे भारत भारत में अब कोई भी ऐसा विदेशी क्षेत्र है जो वो भी आकर के मिल गया या फिर उसको हम लोगों ने अधिग्रहण किया या जैसे भी करके वो हमारे देश में शामिल हो गया। तो वो जो क्षेत्र जो शामिल हुआ उस क्षेत्र में लोग भी रह रहे होंगे, वो लोग भी हमारे भारत में आएंगे अब। तो वो लोग अब विदेशी तो नहीं कहलाएंगे, अब वो क्षेत्र पूरा हमारा हो गया, वो हमारे देश का हो गया। तो वो अब हमारी लोग कहलाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उन क्षेत्र के सभी लोगों को भी नागरिकता मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्षेत्र समाविष्टि द्वारा नागरिकता। तो काफ़ी आसानी से हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए ना इस चीज़ को। देखिए एक बार और मैं तुरंत फटाफट फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। देखिए
हम लोग पढ़े जो नागरिकता है वो भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। अनुच्छेद 5 में क्या है? जन्म के आधार पर नागरिकता, याद रखिएगा। उसके बाद से अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। 7वां में क्या है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। उसके बाद से 8वां में क्या है? जो भी मतलब बच्चे का जो जन्म होता है उसके आधार पे जो नागरिकता मिलेगा, माता पिता यदि भारतीय होते हैं तो उसको जो नागरिकता मिलेगा उसके बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 8 में। अनुच्छेद 9 में नागरिकता की समाप्ति के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता की सुरक्षा, और अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम हम लोग देख लिए 1955 में। पहला जन्म के आधार पे जो नागरिकता मिलता है उसको हम लोग बता दिए हैं। उसमें संशोधन हुआ, दो संशोधन। एक हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, ठीक है, जिसमें ये साफ स्पष्ट किया गया कि जो भी बच्चे का जन्म होगा उसके माता या पिता पहले से भारतीय होने चाहिए, तब जा कर के बच्चे को भी नागरिकता मिलेगा। फिर इसी में ये भी संशोधन हुआ कि जो नागरिकता है, जो माता पिता का जो नागरिकता है वो वैलिड भी होना चाहिए। उसके बाद से जन्म के आधार पे तो हो गया। हम लोग उसी के बाद वंश के आधार पे देखें, जिसमें हम लोग देखें कि जो वंश की जो गणना होती थी केवल पिता के वंश के आधार पे होता था। फिर उसमें संशोधन हुआ नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इसमें क्या हुआ? माता के वंश के आधार पर भी अब गणना होगी ताकि बच्चे को नागरिकता मिल सके। उसके बाद से पंजीकरण देखे कि जब भारत में 7 साल से रह रहा है तो वो अब वो क्या हो सकता है, रजिस्ट्रेशन के बाद, मतलब 7 साल वो रहना है उसको, उसके बाद उसको नागरिकता मिल जाएगी। देशीकरण हम लोग देखे जिसमें हमारा जो भी विदेशी व्यक्ति हो वो क्या हमारे देश के रंग रूप में ढल जाता है। लगभग 10 साल से ज़्यादा वो रह रहे हैं, उसको हमारे 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी भाषा वर्णित है, हमारा भारतीय भाषा, वो उसमें से कोई भी एक वो जान रहा है अच्छे से, तो अब हम लोग उसको अपनी नागरिकता दे देते हैं। उसके बाद से क्षेत्र, कोई भी ऐसा विदेशी जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो हमारे भारत में आ जाता है, तो उस क्षेत्र के रहने वाले लोग क्या हो जाते हैं, वो भी हमारे भारत के नागरिक हो जाते हैं, उनको भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि ये तो हो गया, हम लोग जो सुरक्षा बोले थे ना, कि कुछ तो ऐसा बेस होना चाहिए ना जिससे हम लोग को पता चले कि हाँ इस आधार पे हम लोग को नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में ये भी बताया गया है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी। तो इसमें 3 जो आधार है वो बताया गया है, 3 आधार पे नागरिकता समाप्त हो सकती है। एक तो है स्वैच्छिक, यानी कि मैं खुद चाह रहा हूँ कि हाँ मेरा नागरिकता खत्म हो जाए तो हो जाएगा, मतलब ये नॉर्मल है। अगर कोई चाहता है, जिसको वो नहीं चाहता कि वो भारत में रहे, वो क्या करेगा, वो स्वेच्छा से त्याग कर देगा, दूसरे जगह रहेगा, दूसरे अन्य देश में कहीं भी रहेगा, यानी कि पूरा स्वेच्छा से, मेरा इच्छा से, ऐसा है वो। ठीक है, इसमें देश या संसद कोई कुछ नहीं कर रहा, उसको किसी के विरोध में नहीं है। ठीक है, तो ये पहला इस तरीके से उसका जो नागरिकता है वो त्याग हो जाएगा। उसके बाद से बर्खास्तगी के द्वारा उसका नागरिकता चला जाएगा। देखो इसमें क्या है, इसमें देखो, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसको भी वो क्या होता है, वो स्वयं अपने आप, मतलब जैसे अब हम लोग हम लोग क्या फॉलो करते हैं, एकल नागरिकता फॉलो करते हैं, यानी कि हमारे देश के अंतर्गत केवल एक नागरिकता है। हम मैं अब जैसे कोई भी किसी भी स्टेट में जो लोग हैं, वो लोग अब ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ मैं, मेरा जो राज्य है छत्तीसगढ़ का राज्य है तो मैं छत्तीसगढ़ का नागरिक हूँ, उसके बाद फिर मैं भारत का नागरिक हूँ, ऐसा नहीं होगा। हम लोग सब बोलते हैं भारत के नागरिक हैं, चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहें। केवल एक नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दूसरे देश में चला गया, वहाँ का भी नागरिकता रख लिया, हमारे देश का भी, तो ऐसा नहीं होगा। वो अगर उधर का नागरिकता लिया तो हमारे देश का नागरिकता खत्म हो जाएगा, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि अब ऐसा स्थिति आ जाता है जिस समय हमारे देश से युद्ध चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है,
ऐसी स्थिति में कोई अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, वो परिस्थिति के अनुसार है, तो भी जो उसका नागरिकता का वैल्यू है वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि उस समय एक विवादित स्थिति है, ठीक है। तो वो स्थिति को छोड़ करके, तो ये दूसरा आप समझ गए। तीसरा में देखो टॉपिक दिया हुआ है जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। देखो, तीसरा में वंचित करने के मतलब इसमें क्या क्या है, ये सारी चीज़ें संसद, एक ये जो कानून है ना, इसके आधार पे ही ये सारी चीज़ें, इसी के अंतर्गत यदि कुछ होता है तो नागरिकता समाप्त होगी, ठीक है। तो देखो पहला इसमें है कि यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, कभी भी ऐसा पता चलता है कि ये तो नागरिकता फर्जी था, तो उसको हम लोग नागरिकता समाप्त कर सकते हैं। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर किया हो, आप अच्छे से समझ लो क्योंकि यही है जो इसी से टॉपिक से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पहला फर्जी तरीके से, दूसरा नागरिकता कैसे, मतलब संविधान का अनादर करे तो वो भी नागरिकता उससे भी समाप्त हो सकती है। यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ, जान रहे हो अभी शत्रु का साथ देता है युद्ध के समय, कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसा जानकारी जो शत्रु देश को दे देता है, तो ये हमारे देश के साथ तो एक तरीके से अ, क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्र विरोधी हरकत हो गया ना। तो इस तरीके से भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से पंजीकरण, या यहाँ पे देखो कि टॉपिक दिया है या तो पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता, यानी कि एक तो जो पंजीकरण नहीं है, प्राकृतिक यानी वही देशीयकरण वाला। तो नागरिकता में इसमें क्या होता है कि 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में, है ना, मतलब एक तरीके से क्या होता है कि वो दूसरे देश में, है ना, यानी कि विदेश में उसको जेल हो गया है, कोई भी ऐसा कांड कर दिया जिससे उसको जेल हो गया, तो ये 2 साल से अधिक यदि उसको जेल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि फिर उसका जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद से इसमें क्या है कि यदि भारत से कोई भी व्यक्ति यदि 7 साल तक बाहर में ही रह रहा है, हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा टाइप का हो गया है, तो उसका भी जो नागरिकता है वो स्वयं समाप्त हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये 5 पॉइंट को याद रखेंगे। देखिए बहुत इजी तरीके से ये समाप्त हो गया ये। काफ़ी जब हम लोग पढ़ते हैं तो लक्ष्मीकांत में उतना परफेक्टली उसमें नहीं दिया हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है नागरिकता में। ये आपका पूरा कंप्लीट है इसमें, इससे और ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा समाप्त हो गया। लास्ट में हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं कुछ जो फोकस पॉइंट है, कि जो हमारा जो नागरिकता से संबंधित जो ये विचार है वो हम लोग ब्रिटेन से लिए हुए हैं, ठीक है। और हमारे जो संविधान है वो एकल नागरिकता को फॉलो करता है, ये हम लोग पहले भी मैं बताया। और प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम, कई बार ऐसा पूछा जाता है कि पहली बार नागरिकता में संशोधन कब हुआ, तो 1986 में। तो ये है हमारा प्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, 1986। उसके बाद से जो नागरिकता से संबंधित जो मंत्रालय है वो गृह मंत्रालय है, आपको याद रखना है कि गृह मंत्रालय है जो नागरिकता से संबंधित जो भी विचार है वो करती है। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। इसके बाद हम इससे रिलेटेड प्रश्न देखेंगे कि हम जो पढ़े हैं उससे कितना ज़्यादा परफेक्टली सारी चीज़ें टॉपिक मिल रही हैं, प्लस और हम लोग को कितना अच्छे से तैयारी करना है उसको हम लोग देखेंगे। तो उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए जय हिंद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।